हेलो बेटा, लाइट पार्ट 2 में आज हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन की। इमेज फॉर्मेशन का मतलब क्या है? मैंने आपको बताया था कि जो ऑब्जेक्ट विजिबल है या तो वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है जिसकी अपनी क्या है लाइट, या वो अपने ऊपर गिरने वाली लाइट को क्या कर रहा है रिफ्लेक्ट। अब अगर हम बात करें मिरर की, तो मिरर का एक पोर्शन जो है वो पॉलिश होता है, तो पॉलिश्ड सरफेस को दिखाने के लिए ऐसे हम उसको शेड कर देते हैं। तो दिस इज द रिफ्लेक्टिंग पार्ट ऑफ द मिरर, जहाँ से रिफ्लेक्शन हो सकती है, और दिस इज द पॉलिश पार्ट। ठीक है, लेट अस कंसीडर पॉइंट ए। एक बात याद रखो, जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो या किसी ऑब्जेक्ट को जब आप मिरर के सामने रखते हो, तो उस ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ इनफाइनाइट रेज जाती हैं, अनलिमिटेड। लेकिन जो हमने इमेज फॉर्मेशन करनी है उसके लिए हम दो रेज बनाएंगे, लेकिन जो मिरर की तरफ रेज आती है उसका होता क्या है बेसिकली। देखिए, व्हाट इज रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन इज बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन इज बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन वी प्लेस एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, या जब हम खुद मिरर के सामने खड़े होते हैं, तो उस केस में हमारे से मिरर की तरफ इनफाइनाइट रेज जा रही है, और जब ये इनफाइनाइट रेज मीट करती हैं रिफ्लेक्शन के बाद, ऑलवेज रिमेंबर ईदर द रेज विल एक्चुअली मीट और दे अपीयर टू मीट। अगर रेज एक्चुअली मीट करेंगी तो जहां पे इमेज बनेगी वो होगी रियल और इन्वर्टेड। ठीक है, और जहां पे रेज हम मीट करवाएंगे हम कहते हैं दे अपीयर टू मीट, वहां पे इमेज बनती है वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल का मतलब क्या है, जिसको हम स्क्रीन पे नहीं बना सकते, और इरेक्ट इमेज का मतलब क्या है, सीधी इमेज। जब आप स्कूल जाने से पहले सुबह ब्रश करने के लिए शीशे के सामने खड़े होते हो, तो आपको अपनी इमेज कैसी नजर आती है, सीधी। तो जो सीधी इमेज है वो इरेक्ट इमेज है, और वो वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल इमेज का मतलब क्या है, व्हिच कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन। अगर आप शीशे के सामने खड़े हो और आपको ये शीशा में थोड़ा सा टेढ़ा करके यूं करके अपने रिफ्लेक्शन से दीवार के ऊपर इमेज बना लूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ऐसी इमेज को क्या कहते हैं, इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज। और जो रियल इमेज है, जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो जो हमारे आंखों के रेटिना पे, जो हमारे आंखों के पर्दे पे इमेज बनती है, वो रियल इमेज है। एंड दैट रियल इमेज इज इन्वर्टेड इमेज। इन्वर्टेड का मतलब क्या है, उल्टी बनती है वो इमेज। लेकिन जो हमारी आई बॉल के पीछे ऑप्टिक नर्व है जो सिग्नल लेके जाती है ब्रेन तक, उसकी वजह से हमें वो इमेज क्या नजर आती है, सीधी। कभी अगर आप सिनेमा हॉल में जाओ, तो सिनेमा हॉल में जब आप पीछे की तरफ देखते हो, जब सीट पे जहाँ बैठे हो पीछे की तरफ देखते हो, तो आपको वहां से रेज निकलती हुई आती नजर आती हैं, और वो रेज सामने की स्क्रीन पर पड़ती है, तो वो रियल इमेज है। लेकिन जो शीशे में देखते हैं वो क्या है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज, वेयर द रेज अपीयर टू मीट। अब what happens to the light which moves from object to the mirror? जब आपको ये समझ में आ जाएगा तब आपको समझ में आएगा कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। देखो, if the light ray is perpendicular to the mirror, perpendicular to the mirror का मतलब क्या है, अगर वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो जिस रास्ते वो आई है उसी रास्ते वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी वापस। मैंने अभी आपको बताया कि जब आप शीशे के सामने खड़े होते हो, तो आपको शीशे में अपनी क्या नजर आती है, इमेज। वो इमेज क्यों कैसे नजर आ रही है, आपकी बॉडी से या आपके फेस से इनफाइनाइट रेज जो है शीशे में जा रही है, और उस मिरर से क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट। और रिफ्लेक्ट होने के बाद जहां पे ये रेज मीट करेंगी वहां पे क्या बनेगी, इमेज। तो रिफ्लेक्शन के बाद रे का क्या होगा, देखो, जो रे मिरर की तरफ जाती है उसको कहते हैं इंसिडेंट रे, which move from the object towards the mirror, और जो रे मिरर को स्ट्राइक करके वापस जाती है, that is known as reflected ray। तो रिफ्लेक्टेड रे कैसे बनेगी, वो डिपेंड करता है कि इंसिडेंट रे कैसे जा रही है मिरर पे। अगर इंसिडेंट रे जो है परपेंडिकुलर है मिरर के, तो जिस रास्ते वो गई है उसी रास्ते रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब जरूरी नहीं है मिरर आप ऐसे बनाओ, मिरर आप व्यू भी बना सकते हो। ठीक है, और अगर ये पॉइंट है आपके पास ए, तो जो रे परपेंडिकुलर है, यानी कि जो रे बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है मिरर की तरफ,
वो जिस रास्ते गई है उसी रास्ते क्या हो जाएगी, वापस आ जाएगी। अगर वो क्या है परपेंडिकुलर, अगर वो क्या है परपेंडिकुलर, यानी कि एंगल कितने का बना रही है 90 का। लेकिन अगर वो रे परपेंडिकुलर नहीं है, मान लीजिए वो रे परपेंडिकुलर नहीं है, वो इंक्लाइंड है। अगर वो रे इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड मतलब क्या हुआ, मिरर के परपेंडिकुलर नहीं है, मिरर के साथ एंगल बना रही है। तो जो रे ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ जाती है दैट इज नोन एज इंसिडेंट रे। और जब इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर नहीं है, इससे पहले जो केस किया था उसमें इंसिडेंट रे क्या थी, परपेंडिकुलर। तो जो रे ऐसे परपेंडिकुलर है मिरर के, वो उसी रास्ते वापस आ जाएगी। लेकिन जो अगर इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर नहीं है तो वो रिफ्लेक्ट होगी एक एंगल पे। तो दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। The ray which moves from the object towards the mirror, if it is not perpendicular to the mirror, then it will be reflected at a same angle. अब एक बात समझो, what is law of reflection? Law of reflection कहता है incident ray and reflected ray they lie on the same plane. और जहाँ पे इंसिडेंट रे टच करेगी मिरर को, वहां से हमें रे बनानी है नॉर्मल। नॉर्मल रे हमेशा मिरर के क्या होती है, परपेंडिकुलर। नॉर्मल रे हमेशा क्या होती है, मिरर के परपेंडिकुलर। तो एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल बिटवीन नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर इंसिडेंट रे, वो रे जो ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ जा रही है, अगर वो परपेंडिकुलर नहीं है, तो उस केस में इंसिडेंट रे जो एंगल बनाएगी नॉर्मल से, वही रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाएगी किसके साथ, नॉर्मल के साथ। तो यही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे दे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मैं फिर से वही सवाल दोहराता हूं आपके लिए, जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो आपको अपनी इमेज कैसे नजर आ रही है मिरर में, क्योंकि मिरर से रिफ्लेक्ट होकर जो रेज आ रही हैं वो किसी ना किसी पॉइंट पे मीट कर रही हैं, या एक्चुअली या दे अपीयर टू मीट। मान लीजिए अगर वो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद रेज मीट नहीं कर रही है, तो आप चाहे मिरर के सामने भी खड़े हो जाओगे, आपको अपनी इमेज नजर नहीं आएगी। तो द रिफ्लेक्टेड रेज मस्ट मीट एट अ पॉइंट। लेकिन रिफ्लेक्टेड रे का एंगल क्या होगा, वो डिपेंड करता है कि इंसिडेंट रे का एंगल क्या होगा। अगर इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर है, अगर इंसिडेंट रे जो है मिरर के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो जिस पॉइंट से वो आई है उसी पॉइंट पे वापस चली जाएगी। और अगर इंसिडेंट रे इंक्लाइंड है मिरर के साथ, तो उस केस में जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतनी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। लेकिन एक बात आप याद रखेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मिरर और इंसिडेंट रे के बीच में नहीं होता। एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में। और नॉर्मल रे कहाँ बनती है, जहां पे भी इंसिडेंट रे टच करेगी मिरर को, इस पॉइंट से क्या बना देंगे, 90 डिग्री का एंगल। तो ये जो 90 डिग्री के एंगल पे रे बनी है, इसको कहते हैं क्या है, नॉर्मल रे। अब एक बात समझ लीजिए, अगर आपको ये दिया हुआ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस है 60 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, 60 डिग्री, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में वो आपको कहता है कि इंसिडेंट रे जो है, इंसिडेंट रे द रे व्हिच कम फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द मिरर इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द मिरर। तो उस केस में इंसिडेंट का एंगल निकालने के लिए आपको ये तो मालूम है कि ये नॉर्मल रे है और ये पूरा एंगल 90 का है। तो अगर आपको इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में एंगल दिया हुआ है, तो वही क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वही क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन अगर आपको इंसिडेंट रे और मिरर के बीच में एंगल दिया हुआ है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालने के लिए पहले 90 में से आपको इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस, व्हिच मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या आ गया, 30। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या आ गया, 30। तो बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, 30। तो इसका मतलब ये हुआ कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एक केस तो ये हो गया।
कि आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है और वो आपसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूछ रहा है, तो बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एक केस मैंने आपको बताया कि जब आपको इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में नहीं, इंसिडेंट रे और मिरर के बीच में एंगल दिया हुआ है, तो उस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालने के लिए आपको 90 डिग्री से करना पड़ेगा माइनस। और मान लीजिए कि आपको इंसिडेंट रे कौन सी होती है, जो ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ जा रही है, और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल दिया हुआ है, मान लीजिए क्या दिया हुआ है 60, इन दोनों के बीच में एंगल। तो जब हम इसमें नॉर्मल बनाएंगे तो नॉर्मल बनने से एंगल क्या हो जाएगा, इधर भी 30 और इधर भी क्या हो जाएगा 30। तो जब भी इसके बेस पर न्यूमेरिकल आ जाए तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया है या एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे और मिरर दिया है, या एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दिया हुआ है, तो उसके बेस पे आपने आंसर देना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन की। इमेज फॉर्मेशन में हम दो तरीके का डायग्राम करेंगे। पहला करेंगे हम पॉइंट सोर्स, जिसमें खाली एक सिंगल पॉइंट लेंगे, उसकी इमेज बनाएंगे, और दूसरा हम क्या लेंगे, एक ऑब्जेक्ट लेंगे, उसकी इमेज बनाएंगे। और दो टाइप से मिरर को रखेंगे, एक बारी हॉरिजॉन्टल, एक बारी वर्टिकल। दोनों में आप समझने की कोशिश करो। ये मिरर हमने लिया, ये पॉइंट है हमारे पास ए, इसकी हमने इमेज बनानी है। मैं बार बार आपसे एक बात रिपीट कर रहा हूं कि इमेज कहां बनती है, इमेज बनती है उस पॉइंट पे जहां पे रिफ्लेक्टेड रे या तो मीट करे एक्चुअली, या हम उसको मीट कराएं। जब हम उसको मीट कराते हैं, उसको आगे बढ़ा के, तो हम कहते हैं दे अपीयर टू मीट। अब समझो इस बात को। और एक ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ कितनी रेज आती है, इनफाइनाइट। लेकिन हमें इमेज बनाने के लिए कम से कम कितनी रेज बनानी है, 2। तो ऑब्जेक्ट ए से मिरर की तरफ मैंने एक लाइन बनाई जो परपेंडिकुलर थी, और मैंने अभी आपको बताया कि जो लाइन पहले परपेंडिकुलर होगी मिरर के, वो रिफ्लेक्शन के बाद भी करेगी परपेंडिकुलर। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट ए से एक और लाइन बनाई जो मिरर के परपेंडिकुलर नहीं थी, लेकिन मिरर के साथ एंगल बना रही है, गटर से कुछ भी एंगल बना रही है। तो अगर ये मिरर के साथ एंगल बना रही है, तो जहां पे मिरर को टच करेगी वहां पे क्या बनेगी, एक नॉर्मल रे बनेगी, और एंगल ऑफ इंसिडेंस इसके बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमने पहली रे बनाई थी, ये हमने दूसरी रे बनाई, और जो रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ चलेगी। अब मैंने आपको कहा था इमेज कहाँ बनती है, इमेज बनती है जहाँ पे रेज मीट करे, लेकिन यहाँ तो मीट करने का सवाल ही पैदा नहीं हो रहा। पहली रे यहाँ चलेगी, दूसरी रे यहाँ चलेगी, इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ गया। तो इसलिए हमें इन रेज को एक्सटेंड करना पड़ेगा आगे मिरर के पीछे। तो जहां पे अब ये जब हम अगर हम रे डायग्राम बनाते और ये रेज अपने आप ही मीट कर जाती तो वहां पे इमेज बन जाती है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रेज के बीच में डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, तो स्केल रख के हमें रेज को दूसरी तरफ बढ़ाना पड़ेगा जहाँ पे वो मीट करे। अगर दो लाइंस पैरेलल नहीं है तो उस तरफ मीट करेगी जहाँ पे उनके बीच में एंगल कम हो रहा है। तो यहाँ पे क्या बन गई, इमेज ए डैश। ठीक है, अब हमने यहाँ पे मिरर को कैसे रखा, हॉरिजॉन्टल। अगर हम मिरर को कैसे रखें, वर्टिकल, तो क्या होगा, देखो ये वर्टिकल मिरर है और यहाँ पे हमारे पास कोई एक पॉइंट है ए, और ए की इमेज बनाने के लिए मुझे ए से मिरर की तरफ दो रेज बनानी है। दो रेज में से एक रे में ऐसी बना रहा हूं जो कि परपेंडिकुलर है मिरर के। तो जो पहले परपेंडिकुलर है वो रिफ्लेक्शन के बाद भी क्या रहेगी, परपेंडिकुलर, इसी रास्ते से वापस आ जाएगी। और दूसरी रे मैंने कैसे बनाई, विच इज इंक्लाइंड टू द मिरर, जो परपेंडिकुलर नहीं है, किसी एंगल पे है, आप ऊपर भी बना सकते हो चाहो। अब ये रे जब यहाँ पे टच करेगी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर नहीं है, तो जहाँ पे टच करेगी वहां पे क्या बनाएंगे, नॉर्मल रे बनाएंगे। और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये रेज तो अब यहाँ मीट नहीं कर रही है, पहली रे थी, और ये दूसरी रे थी जो रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ चलेगी। तो ये रेज यहाँ को मीट करेंगी, तो इनको मीट कराने के लिए हमें इनको इस तरह बढ़ाना पड़ेगा। और जहाँ पे इसको बढ़ाएंगे वहां पे हमारी क्या बन जाएगी, इमेज। वहां पे क्या बन जाएगी, हमारी क्या बन जाएगी, इमेज। ठीक है, अब अगर मैं इसको पॉइंट सोर्स ना लेके किसी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाऊं,
तो ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए ये हमारे पास प्लेन मिरर है, तो इसमें मैंने एक इमेजिनरी लाइन बना दी जिसको मैंने क्या दिया, ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस वो लाइन है जिसके ऊपर मैं ऑब्जेक्ट को रखूंगा ए बी। पहले मैंने खाली एक पॉइंट सोर्स लिया था ए, अब मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया ए बी, तो ए बी को रखने के लिए प्रिंसिपल एक्सिस बन गया है। ठीक है, तो पहली रे कैसे जाएगी, सीधी, और जो रे पहले परपेंडिकुलर थी, प्रिंसिपल एक्सिस हमेशा परपेंडिकुलर होता है मिरर के, प्रिंसिपल एक्सिस हमेशा 90 डिग्री में बनता है मिरर पे, तो जो रे पहले परपेंडिकुलर है वो बाद में भी क्या रहेगी, परपेंडिकुलर, और जो रे पहले इंक्लाइंड है वो क्या फॉलो करेगी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इमेज ना बनी पीछे। देखो एक बात समझ लो, जब ये दोनों रेज मीट नहीं कर रही हैं तो इनको मीट कराने के लिए इधर एक्सटेंड करने से कोई फायदा नहीं है, इधर बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। इस तरफ बढ़ाएंगे तो मीट करेंगी नहीं, तो हमने उन रेज को इस तरफ मीट कराया, और क्योंकि ये मिरर के पीछे आ गया इसलिए ब्रोकन लाइन से बनाया, इसको टूटी हुई लाइन से बनाया। अब जहाँ पे मीट कर रही है वहां पे क्या बन गई, इमेज। अब इस इमेज की क्या फीचर है, इमेज बाउंड है प्लेन मिरर के क्या फीचर्स हैं, क्या प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहली बात है ये इमेज क्या होगी, इरेक्ट। इरेक्ट बोलो तो सीधी। जब आप सुबह उठते हो स्कूल जाने के लिए, शीशे के सामने खड़े होकर ब्रश करते हो तो आपको अपनी शक्ल सीधी नजर आती है ना, तो उसका मतलब क्या, इरेक्ट। इरेक्ट है और क्या है, सेम साइज, और जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का मिरर के सामने है उतने डिस्टेंस इमेज का मिरर के पीछे होगा। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, द मिरर शोज क्या, लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन का मतलब क्या है, द लेफ्ट पार्ट ऑफ द मिरर, द लेफ्ट पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी राइट एंड राइट पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी लेफ्ट। ठीक है, अगर आप मिरर में कोई वर्ड लिख के देखोगे मिरर के अंदर, जैसे मान लो आपने क्या लिखा, ए तो ए रहेगा, एम्बुलेंस, तो ऐसे नजर आएगा आपको। दैट इज बिकॉज ऑफ लेटरल इन्वर्जन, दैट इज बिकॉज ऑफ, इसीलिए जो एम्बुलेंस वगैरह वर्ड जो है ये इस तरीके से लिखे होते हैं ताकि अगर कोई एम्बुलेंस हमारी गाड़ी के पीछे आ रही है तो गाड़ी के शीशे में अगर हम उसको देखेंगे तो हमें सीधा नजर आएगा, बिकॉज ऑफ lateral inversion. It is a property of image formed by plane mirror in which left side of the object appears to be right and right side of the object appears to be left. ठीक है, तो this is the principle of image formation. What is regular reflection and what is diffuse reflection? Regular reflection का मतलब होता है, देखो कल पिछली बार मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर एक बहुत पॉलिश्ड मार्बल का सरफेस है, एकदम नया पॉलिश करा हुआ उसको एकदम फर्स्ट क्लास, तो उसमें भी हमारे को अपनी शक्ल नजर आती है, लेकिन वो इतनी क्लियर नहीं होती। हर पॉलिश्ड सरफेस जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करता है। अगर कुछ इंसिडेंट रेज, इंसिडेंट रेज कौन सी हुई, जो पैरेलल, जो इंसिडेंट रे जो ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ जा रही है, जो रेज इंसिडेंट रे पहले पैरेलल थी और रिफ्लेक्शन के बाद भी क्या रहे, पैरेलल। देखिए ये इंसिडेंट रे 1 थी, ये रिफ्लेक्टेड रे 1 है, ये इंसिडेंट रे 2 थी, ये रिफ्लेक्टेड रे 2 है, ये इंसिडेंट रे 3 थी, ये रिफ्लेक्टेड रे 3 है। द इंसिडेंट रेज व्हिच वर पैरेलल बिफोर रिफ्लेक्शन remain parallel after reflection, तो हम इसको कहते हैं ये रेगुलर रिफ्लेक्शन है। क्या है ये, रेगुलर रिफ्लेक्शन। लेकिन अगर इंसिडेंट रेज पहले पैरेलल थी लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल नहीं रही, तो हम कहते हैं ये कौन सी रिफ्लेक्शन है, डिफ्यूज। लेकिन एक बात याद रखो, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन इज नॉट फेलियर ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन में भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगता है। ये आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि इज डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन फेलियर ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? नो, इट आल्सो ओबेज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन।
व्हाट इज मल्टीपल रिफ्लेक्शन। कभी कभी अगर हम दो अलग अलग मिरर को किसी एंगल पे रखते हैं तो हमें मल्टीपल इमेजेस मिलती है। तो जैसे मान लो अगर एक मिरर है मेरे पास यहाँ पे और दूसरा मिरर मैंने यहाँ पे रख दिया और उसके बीच में मैंने एंगल रख दिया 90 डिग्री का, तो जब इसमें मैं कोई ऑब्जेक्ट रखूंगा तो उस ऑब्जेक्ट की मुझे एक इमेज नहीं मिलेगी, उस ऑब्जेक्ट की मुझे कई ज्यादा इमेजेस मिलेंगी। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ इमेज बिटवीन टू मिरर्स इज इक्वल टू 360 बाय थीटा, थीटा या कह लो या एंगल कह लो -1। जैसे अब इस केस में ये मिरर 1 है, ये मिरर 2 है और इसके बीच में एंगल कितना है 90, तो नंबर ऑफ इमेज हमें कितनी मिलेगी, नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 90 -1। तो 360 को आपने 9 से डिवाइड किया तो आ गया 4 -1 कितना आ गया, वी विल गेट हाउ मेनी इमेजेस, 3 इमेजेस। ठीक है, मान लो कि दो मिरर्स के बीच में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, एंगल दो मिरर के बीच में एंगल कितना है, ये मिरर 1 है, ये मिरर 2 है और इसके बीच में एंगल क्या है 60 का। तो जब हम ऑब्जेक्ट रखेंगे ए तो कितनी इमेजेस आएंगी, उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू 360 अपॉन एंगल -1। तो 360 डिवाइड बाय क्या 60, क्योंकि दो मिरर्स के बीच में एंगल कितना है 60 -1, तो कितना आ गया 6 -1, वी विल सी 5 इमेजेस। ठीक है, लेकिन अगर दो मिरर्स क्या हैं पैरेलल और उसके बीच में अगर हम कोई ऑब्जेक्ट रख देंगे तो वी विल गेट क्या, इनफाइनाइट इमेजेस। अगर आप किसी ऐसे शॉप में जाते हो, शोरूम में जाते हो जिसमें दो ऑपोजिट जो वॉल्स हैं उनमें शीशा लगा हुआ है, तो अगर आप उसमें अपनी इमेज देखोगे तो आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस नजर आएंगे। ऐसा कब होगा, जब दो मिरर क्या हो आपस में पैरेलल हो। ठीक है, तो आज हमने करा इमेज फॉर्मेशन। अच्छा, इसको कहते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन। जब हमें ज्यादा इमेजेस नजर आती है तो इसको कहते हैं, ये क्या है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन। मल्टीपल रिफ्लेक्शन इज यूज्ड इन कैलेडोस्कोप। कैलेडोस्कोप एक ऐसी डिवाइस है जिसमें हम कलरफुल इमेजेस देखते हैं। ठीक है, उसके अलावा पेरिस्कोप, पेरिस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जिसमें दो मिरर्स फिक्स्ड हैं, जैसे पहला मिरर यहाँ पे फिक्स्ड है और दूसरा मिरर यहाँ पे फिक्स्ड है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो उससे जो लाइट आएगी इस मिरर से रिफ्लेक्ट होकर इस मिरर पे गई और इस मिरर से कहाँ चली गई, आई पे। तो ये जो सॉरी ये गलत शेड कर दिया मैंने। ठीक है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट हम क्या करते हैं, पेरिस्कोप। तो कैलेडोस्कोप या पेरिस्कोप, दीज आर दी इंस्ट्रूमेंट्स कह लो या दीज आर दी डिवाइसेस which work on the principle of multiple reflection। ठीक है जी, फिर हमारे पास एक फिनोमिनन है, नेचुरल फिनोमिना है डिस्पर्जन। पिछली क्लास में हमने बात करी थी कि सनलाइट के 3 कंपोनेंट्स हैं, अल्ट्रावायलेट, विजिबल लाइट और इंफ्रारेड रेज। विजिबल लाइट जो है व्हाइट कलर की है, लेकिन जब इस विजिबल लाइट को हम प्रिज्म से पास करते हैं तो दिस लाइट, विजिबल लाइट, breaks down into 7 components which are vibrio, and this process of splitting of light into its 7 components when it passes through a prism is known as dispersion। और डिस्पर्जन की नेचुरली हम फिनोमेना कब देखते हैं, जब बारिशों के बाद क्या बन जाता है, रेनबो। तो रेनबो इज अ नेचुरल फिनोमेना व्हिच इज एसोसिएटेड विद डिस्पर्जन। आई होप जितना मैंने समझ कराया आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है आप अपने पर्सनल नंबर से मेरे से पूछ सकते हैं, वो मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, तो डिस्पर्जन तक आज हमने करा है। इस चैप्टर में हमारे पास अब रह गया ह्यूमन आई और उसकी फंक्शनिंग, वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय।